Like, subscribe and press the bell icon to get notified. Channel Biology Class by Fayaz Katti. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स की भी बात की जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के टॉपिक के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आज के सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है। ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वन बाय वन जो है डिस्कस कर लिए हैं। कुछ अभी और रहते हैं जो जैसे ही टाइम मिलता जाएगा मुझे मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो चलें आज पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको आपने यूएलई जो है क्लास 7 से जो है सुनते हुए आए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन कोई चीज़ होती है। तो चलें आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको पहले नहीं मालूम होंगी, क्योंकि जो जनरल जो बातें आपको पता होती हैं उसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से इसकी डिटेल स्टडी है, डीप स्टडी कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे सवाल बहुत आ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 500 से ज़्यादा भी सवाल आए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 500 से भी ज़्यादा सवाल बन सकते हैं इस छोटे से टॉपिक जिसको आप समझ रहे हैं कि छोटा सा एक चीज़ है प्लांट के अंदर या एनिमल्स के अंदर या किसी भी सेल के अंदर ये जो चीज़ होती है। तो चलें पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। नाउ देखें, सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट। सेल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं वो हम पहले लिख लेते हैं, जो हमें डिस्कस करने आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको ये क्यों कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसको जस्ट मेम्ब्रेन यहाँ पे सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इतने सारे इसके नाम हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी होंगी ना, तो हम डिस्कस करेंगे, इसकी फुल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। चलिए ये तो हो गए इसके नेम्स। अब पढ़ते हैं कि एक्चुअली है क्या सेल मेम्ब्रेन। ना सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक तरह की मेम्ब्रेन है, लेयर है। आपको पता है लेयर होती है, लेयर क्या होती है? कोई थिन कवरिंग होती है, उसको कहा जाता है लेयर, ठीक है। जैसे कि मलाई होती है, ठीक है, कोई दूध होता है, उसके ऊपर जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है, तो ये एक तरह की मेम्ब्रेन होगी। इस तरह से किसी भी सेल के अंदर जैसे वो थिन मेम्ब्रेन होगी, किसी भी लेयर बनती है, इस तरह से हर सेल के अंदर जो एक तरह की लेयर पड़ी होती है, लेयर मौजूद होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द एवरी सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल्स जो भी होते हैं ना, उनके अंदर एक लेयर होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री हम नहीं कह सकते, उसके अंदर की बाउंड्री होती है जो किसी के अंदर सबसे लास्ट में होती है। जैसे कि एनिमल्स, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ये जो एनिमल सेल के अंदर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। बट इन प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर, अल्जी के अंदर, इसके अलावा जो भी फंजाई हो गई, कुछ भी हो गई, उनके अंदर ये जो खुद जो है इट इज इटसेल्फ सराउंडेड बाय सेल वॉल। क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल एक लेयर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर मौजूद होती है, एक्सेप्ट द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, हमने पढ़ा था। तो ये जो प्लांट्स है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। ये डिफरेंस यहां से हो गया सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। अब सेल वॉल जो है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होती है एक्सेप्ट द एनिमल सेल, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर होती है, इनसाइड दी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर वाली साइड में होती है, एक्सेप्ट द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्लियर हो गया? सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। कोई भी सेल हो, ठीक है, उसके अंदर ये मौजूद होती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन एक लेयर होती है, क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सेल को, किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करती है,
ठीक है, सराउंडिंग में प्रोटेक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, किस प्लांट एनिमल सेल के अंदर शेप का देने का भी काम करती है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर याद रहे कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल होती है वो सपोर्ट करती है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल है वो शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है। लेकिन दूसरे जो भी सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स, उनके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा जो उसको शेप भी देती है, इसके अलावा जो है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम भी वही करती है क्योंकि सेल वाल उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, और हर सेल को, एनिमल सेल के अंदर एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, वो भी सेल मेम्ब्रेन करती है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, तो उनका जो एक सेल का जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल जो है, और दूसरे का जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है, ये सारे जो है इकट्ठे हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये सेल कौन सा और ये सेल कौन सा, सारे जो है जुड़े हुए होते हैं और उनको डिफरेंट हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है दो सेल्स को बीच में से, ठीक है, उनको लेयर बना लेती है ताकि वो डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं, वो उनसे अलग कर लेती है। सो ये भी एक काम होता है एक सेल मेम्ब्रेन का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर जो है बाहर वाली स्ट्रक्चर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ते हैं कि कैसे होती है केमिकल कंपोजिशन। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। उससे पहले थोड़ा कुछ डिफरेंस भी बता देता हूं आपको कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या फर्क है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता सेल वॉल? क्योंकि सेल वॉल जो होती है वॉल की तरह रिजिड होती है। वॉल जो होती है ना, दीवारें होती हैं, उसकी तरह रिजिड होती है और हार्ड होती है, जो सपोर्ट करती है प्लांट को, सेल को, किसी भी सेल को सपोर्ट करती है। लेकिन ये हार्ड नहीं होती। तो दिस इज अ थिन लेयर देन सेल वॉल। ये भी एक पॉइंट हमने ऐड कर ली यहां पे। दिस इज थिनर देन द सेल वॉल। सेल वॉल से थिन होती है। और वो जो सेल वॉल थी वो भी डिफरेंस यहाँ पे दूसरा आ रहा है। सेल वॉल जो होती है थिक होती है और सॉलिड लाइक होती है, बट इट इज फ्लूइड मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड की तरह होती है, फ्लूइड बनी होती है, ठीक है, तब भी जो इतना सपोर्ट नहीं करती। ये जस्ट जो है वो एक फ्लूइडिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी थिन होती है जिसको हम नॉर्मली अपनी आई से माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। इट कैन ओनली बी सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, हम नॉर्मली जो है नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के अंदर। बट सेल वॉल को हम जो है नॉर्मली जो है माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, उसके अंदर हम देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो चलें, ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूं, अगर नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट निकालें तो कि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन कैसे होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो सारी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन, ठीक, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ये होती है कि इट इज लिपो प्रोटीनेशियस इन नेचर, made up of proteins and lipids and some glycolipids. It is made up of phospholipid bilayer, phospholipid bilayer। आपको पता है ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब लिपोप्रोटीन की बनी होती है। हमने पढ़ा है प्रोटीनेशियस लफ्ज़, आपने पहले पढ़ा होगा, आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, एंजाइम वाला चैप्टर में पढ़ा था। एंजाइम के हमने पढ़ा था कि एंजाइम से होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, मीन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, तभी इनको कहा जाता है प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसी तरह से ये क्या है, लिपोप्रोटीनेशियस नेचर। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर प्रोटीन्स होगी, उसके अलावा लिपिड्स भी होती है, ठीक है। सो लिपिड्स और प्रोटीन्स, इनका जो बेसिक जो है, मेन जो इसका कोर जो चीज़ बनी हुई है, ये जो सेल मेम्ब्रेन, वो इसकी चीज़ बनी होती है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं। जब एनिमल सेल मेम्ब्रेन की बात की जाती है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तकरीबन 50% जो है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक्चुअली जो लिपिड का ही टाइप है, वो भी पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर मेनली कौन सी जो है लिपिड पाई जाती है, वो पाई जाती है फॉस्फोलिपिड। हमने पढ़ा है फॉस्फोलिपिड जो होती है उसकी ये बनी होती है। तो चले, फॉस्फोलिपिड की जो है इसकी बाइलेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ
फॉस्फोलिपिड बायलेयर, देखें बायलेयर का मतलब ये है कि देखें एक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये पूरा सेल वाल इसके अंदर नहीं है मौजूद, अगर ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर्स की बनी होती है, दो लेयर्स में फॉस्फोलिपिड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह से दो लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड की। तो मैंने शार्ट ही यहाँ पे थोड़ा बनाया है, इस तरह से जो है इसकी जो है लिपिड की बायलेयर, देखो एक ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर यहाँ पे, एक दूसरी जो फॉस्फोलिपिड लेयर यहाँ पे, इस तरह से दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की। चले फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है उसकी थोड़ी सी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल देखें, फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल का एक टाइप है। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल क्या होता है? अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल वो होते हैं जिनके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुए होते हैं। लेकिन फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होता है? 2 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, तीसरा जो होता है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। तो उसकी स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती है इस तरह से। ये जो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर की जो स्ट्रक्चर हम बनाए अगर फॉस्फोलिपिड एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो उसके अंदर इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो हेड है, ये जो हेड है ये जो होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है टेल, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, या जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इस टेल के अंदर जो है लिपिड होता है, मीन्स फैटी एसिड्स होते हैं। तो हमें पता है लिपिड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक हो गया, और हाइड्रोफोबिक का दूसरा नाम है नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर जो है वो इसका दूसरा नाम है। और ये जो हेड होता है वो हेड जो है ये जो है फॉस्फेट वाला है, जैसे कि इनऑर्गेनिक हो गया, तो वाटर भी जो इनऑर्गेनिक है, तो वाटर जो है उसको इनऑर्गेनिक जो है डिसोल्व हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइक डिसोल्व लाइक केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से यहाँ वाला जो हेड है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है, तो पानी इसके अंदर एब्सॉर्ब हो सकता है, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है। हाइड्रोफिलिक इन मतलब ये होता है, तो वाटर जो है यहाँ पे आ सकता है, वाटर कैन एब्सॉर्ब, सो वाटर लविंग इन कह सकते हैं हम। हाइड्रोफिलिक इन जो होता है हेड होता है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है इस वजह से, और ये जो टेल होता है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक इन। अच्छा, इसको हेड को हम पोलर रीजन भी कहा जाता है, पोलर जो है हिस्सा कहा जाता है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल का जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसकी ये स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इस तरह से 2 लेयर्स होती हैं, जो 2 लेयर्स आपस में मिलकर जो है एक सेल मेम्ब्रेन बनाती है। तो ये 2 लेयर्स किस तरह से मिली हुई होती हैं, ये कभी कभार सवाल आ जाता है कि कौन सा जो हिस्सा होता है फॉस्फोलिपिड का जो है बाहर वाली साइड होता है, कौन सा हिस्सा जो है अंदर वाली साइड होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। देखें ये जो चीज है यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे मैं लिखता हूं कि किस तरह से है ये चीज, ठीक है। देखिए ये जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये पूरी इस तरह से होती है, ठीक है। ये देखो फॉस्फोलिपिड के बायलेयर्स होते हैं, ये देखो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक सीक्वेंस हो रही है इस तरफ, ये एक सीक्वेंस हो रही है, ये एक लेयर बना रही है, दूसरी लेयर, ये 2 लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो तभी इसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। ये आपस में जुड़ी होती हैं तो सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं ना। फॉस्फोलिपिड बायलेयर से अब यहाँ पे हमने एनाटॉमी पढ़ ली, इसकी एनाटॉमी से हम फिजियोलॉजी में भी जाएंगे कि इसके फंक्शन भी कैसे होते हैं, हमें यहाँ से पता चलेंगे। कि देखें अब इसका जो हेड होता है, हेड जो होता है ये एक तो इनर वाली साइड में हेड हुआ, ठीक है, और बाहर वाली जो लेयर है उसका भी हेड जो है आउटसाइड होता है। बाकी जो इसके टेल्स हैं, इसके बाहर वाली जो लेयर है इसके टेल्स, और अंदर वाली लेयर है उसके भी टेल्स जो है वो सारे बीच में आते हैं। तो हम कह सकते हैं, ये सवाल अगर आ सकता है कि कौन से जो है बीच में कौन सी चीज़ होती है, बीच में वो क्या होते हैं, टेल्स होते हैं, वो फेस ईच अदर करते हैं, मीन्स एक दूसरे के सामने जो है वो क्या होते हैं, फेस ईच अदर, व्हिच टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फेस ईच अदर, अपने आप को जो एक दूसरे के सामने होते हैं टेल्स,
क्लियर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, बीच वाला पोर्शन जो है पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। हमें पता है कि जो टेल्स होते हैं, टेल हमने यहाँ पे पढ़ा टेल लिपिड्स के, वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर रीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है, इनर साइड पे। जो साइड वाले पोर्शंस होते हैं, इधर इनसाइड वाले या बाहर साइड वाले, वो पोर्शन कौन से होंगे, पोलर होंगे। तो हमें पता है पोलर क्या करते हैं, पोलर क्या करते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर को कंडक्ट करते हैं, तो पानी को अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, पानी अंदर आ सकता है इनके जरिए, और अंदर से भी बाहर। हमें पता है कि पानी जो होता है सेल के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखो खुदा ने किस तरह से जो ना पानी के लिए जो है पूरे सिस्टम बना, हमने एंजाइम में पढ़ा था, एंजाइम के लिए भी एक्टिव होने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह पानी अंदर से भी बाहर जा सकता है, बाहर से भी अंदर जा सकता है, उसके लिए रास्ता इस तरह से बनाया है खुदा ने हमारे सेल के अंदर। इतनी छोटी सी चीज़ है उसके अंदर भी ऐसा सिस्टम प्रॉपरली बना दिया है ताकि हमारे लिए कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो बेसिक यूनिट है। हर सेल के अंदर अगर ठीक से पानी वगैरह होगा तो हर चीज़ सही होगी। तो इस तरह से क्या हो गया, ये एक फास्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, फास्फोलिपिड बाइलेयर की, ये जो सेल हर मेम्ब्रेन जो होगी, चाहे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्जी बॉडीज हो, जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे सेल के अंदर, उनके जो अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर कंपोजिशन सेम होती है इसी तरह से। तभी सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यूनिट मीन्स यूनिफॉर्म होती है, हर जगह पे एक ही तरह की होती है, तभी इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसको स्ट्रक्चर को ठीक से बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो ना बहुत सारे जो है मॉडल्स पेश किए कि किस तरह से जो है ना इसकी स्ट्रक्चर है। तो वो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एक मॉडल जो अभी आज पढ़ते हैं डिटेल में, उसके बाद उसके अंदर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, प्रोटीन्स के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के काम क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और इसके सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होते हैं वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। अगर आप न्यू हैं चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। चलते हैं हम आगे इसके मॉडल पे जो है पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉडल पढ़ते हैं कि कौन से मॉडल जो है दिए हैं साइंटिस्ट ने। एक तो सैंडविच मॉडल है, ठीक है, और यूनिट मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, वो सारे रिजेक्ट हो गए। जो एक्सेप्टेड है ज़्यादा वो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेड है। जो एक्सेप्टेड है ज़्यादा वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट, इन्होंने ये मॉडल दिया था। इन्होंने इस मॉडल के अंदर इन्होंने स्ट्रक्चर बताई थी, कंपोजिशन बताई थी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन की। इन्होंने ये कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक लिपिड मीन्स कौन सी, फास्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड होती है मेन, ठीक है, मीन्स इसकी दो लेयर्स होती है। दूसरी जो मेन होती है प्रोटीन। ये दो, एक तो बात जो इन्होंने ये बता दी, कंफर्म बता दी कि ये दोनों चीज़ें होती हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इसकी अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है, किस तरह से होती है। इन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, फॉस्फोलिपिड जो लेयर है वो मेन कोर है। मेन कोर मीन्स मेन बीच में होती है, मेन कोर, लाइक ए सी, समंदर जैसे होता है ना मेन, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे तैरते रहते हैं, जैसे स्विम करते रहते हैं, लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। जैसे सी के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं, बर्फ के तोदे जो होते हैं, ठीक है, वो तैर रहे होते हैं। जैसे कोई शरबत का गिलास हम उठाएं, ठीक है, उसके अंदर बर्फ़ की जो है ना स्क्वायर्स हम डालें तो वो कैसे तैर रहे होते हैं। इस तरह से जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेन जो कंपोजिशन होती है वो किसकी होती है, मेन कंपोजिशन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की होती है। किसकी, फॉस्फोलिपिड की होती है। उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तैर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे तैर रहे होते हैं। तो इसको, इस मॉडल को कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड का मतलब है कि पानी, क्योंकि लिक्विडिटी बता रहे हैं कि लिक्विड की टाइप होती है, कोई रिजिड हार्ड नहीं होती। मोज़ेक मीन्स कोई चीज़ जो है ना दानेदार हो, कोई चीज़ उसमें जो है ना इस तरह से दानेदार मौजूद हो, जैसे कि एक मेन मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इंटरप्रिटेड होते हैं, तो उसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर हो गया। नाउ
इसमें इन्होंने बताया फॉस्फोलिपिड लेयर, वो तो हमने क्लियर कर लिया कि फॉस्फोलिपिड लेयर कैसे होती है, उसके बायलेयर कैसे होती है, कौन से पार्ट जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि इसके अंदर प्रोटीन्स कौन से टाइप की होती हैं और उन प्रोटीन्स का काम क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि प्रोटीन्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, कौन सी होती हैं वो अब पढ़ते हैं। There are 2 types of protein present in the cell membrane. Okay? एक जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसके अंदर, इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, दीज प्रोटीन्स are penetrated either completely or partially in the membrane। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये जो प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं, वो पार्शली या टोटली जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेटेड होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके इस तरफ आउटर ईज से लेके अंदर ईज तक पूरी जो पेनिट्रेट की हुई होती है, इसको कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्योंकि वो प्रोटीन यूजुअली जो ये क्या होती है, टोटली सबमर्ज्ड होती है, टोटली जो है अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के अंदर मौजूद होती हैं, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक होती हैं, तभी इनको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, पेनिट्रेट की होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके काम क्या होता है ना, फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है, फंक्शंस जो है बहुत ज़रूरी होते हैं ना। फंक्शंस ये हैं कि इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ काम आती है वो ये ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटीन्स जो है ये काम करती हैं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करती हैं, इसको चैनल प्रोटीन्स कहा जाता है, इनको चैनल प्रोटीन्स कहा जाता है या बबल प्रोटीन भी कहा जाता है। कुछ इनके अंदर चैनल प्रोटीन्स होती है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इसके 2 टाइप्स हो गए कि चैनल प्रोटीन्स हो गए, दूसरी बबल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये एक वे प्रोवाइड करती हैं, मींस अंदर में हॉल बना लेती हैं, एक जो है वैक्यूम स्पेस बना लेती हैं, ट्यूब लाइक बना लेती हैं, जिससे कोई भी मटेरियल फिर अंदर जाके गुजर जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनसाइड, ठीक है। तो उस तरह से इनको चैनल प्रोटीन एक वे प्रोवाइड करती हैं। दूसरी बबल प्रोटीन होती है, बबल बना लेती हैं, एक बबल बना लेती हैं और फिर उस बबल के थ्रू कोई मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड। तो ये फंक्शंस इनका ये है कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। अगर आपने इसके स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो स्क्रीनशॉट निकालें ताकि आप नोट्स बनाने में ईजी हो जाए। हम आगे पढ़ते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा जो है प्रोटीन जो होती है उसके फंक्शन भी पढ़ेंगे हम कि वो कहाँ पे होती है और इसके फंक्शन भी पढ़ते हैं हम। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर प्रोटीन जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जिसका दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक आप लफ्ज से पता चलता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक एक्स मींस बाहर, एक्सो मींस आउटसाइड। हमने पढ़ा एक्सो एंजाइम, एक्टो एंजाइम, ठीक है, आउटसाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब ये होता है साइड वाली चीज, ठीक है। तो ये वो प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट either ऑफ दी 2 एजेस, किसी भी एजिस पे ये मौजूद होती है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, हमने वो पढ़ा था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है आउटसाइड से लेके इनसाइड तक होती है, मींस इनसाइड से लेके आउट तक टोटली पेनिट्रेटेड होती हैं। ये हो क्या होती हैं, ये जस्ट आउटर जो साइड्स होती हैं या कोई भी आउटर साइड, इनर वाली जो हो गई उसकी साइड या बाहर वाली जो एजेस होती हैं उसके अंदर मौजूद होती है, उसको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये क्या होती है, ये प्रोटीन जो होती हैं ये किसी भी साइड्स में हो, जैसे कि ये प्रोटीन हो गई, ये इस साइड पे हो गई, ये इस साइड पे हो गई। ये जो प्रोटीन्स हैं किसी भी साइड्स पे होती हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती हैं। और जो प्रोटीन बाहर से लेके अंदर तक आती हैं तो वो क्या होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। क्लियर हो गया। तो नाउ पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है, ना पेरिफेरल प्रोटीन्स के काम क्या होते हैं, फंक्शंस, भाई इसके भी कोई काम होंगे ना। फंक्शंस कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। फंक्शंस ये हैं कि इनको बायोमार्कर्स भी कहा जाता है कभी कभी। बायोमार्कर्स मीन्स कुछ कभी जो हमें कोई भी जो है इंसुलिन वगैरह कोई भी इंजेक्ट करनी होती है, उसका स्पेशल रिसेप्टर्स वगैरह बनाना होता है, तो उसके लिए बायोमार्कर होता है, उस पर ही वो चीज़ जाके लगती है। ठीक है, तो उसके लिए बायोमार्कर्स और दूसरे जो जीन जो होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। हमारे जो ब्लड ग्रुप्स के लिए प्रोटीन्स होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं फॉर ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए, बी, ये ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो उसके लिए जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो दिस आर अबाउट दी टू टाइप्स ऑफ दी सेल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी सेल मेम्ब्रेन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मज़ेदार है बहुत। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत काम करने वाली है। देखो इसके अंदर प्रोटीन्स है जो काम करते हैं, कौन से, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काम आते हैं, और जो है जो बायोमार्कर्स के भी काम आते हैं, जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से बहुत सारे काम करती है सेल मेम्ब्रेन। तो चलते हैं अब डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली इसकी डीपली, इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो उसके फंक्शंस कौन से होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। नाउ लेट्स हैव डिस्कस अबाउट इट। बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। इतना जो है आपको लेंदी नहीं बता रहा, टू द पॉइंट में चीज़ें बता रहा हूं मैं। हर लेक्चर में जो ना टू द पॉइंट चीज़ बताता हूं ताकि बच्चों को इतना जो कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, तो इजीली अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के काम पढ़ेंगे हम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के काम। नाउ फंक्शंस में से एक तो सबसे पहला जो फंक्शन है, इट मेक्स सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग सेल्स। बिटवीन सेल्स के बीच में जो है डिफरेंस पैदा करना या उनको सेपरेट करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। देखिए हमने पहले बात की थी, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती एनिमल सेल के अंदर तो सारे सेल जो मिक्सअप किए हुए होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, दूसरा इसका ये काम है कि इट प्रोटेक्ट्स दी सेल। प्रोटेक्ट करती है क्योंकि जहाँ पे कोई चीज़ और नहीं होती तो ये भी चीज़ जो है सपोर्ट करने के लिए काम आती है। मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ अंदर आती है, कोई भी उसको कंट्रोल, रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो किसी भी चीज़ को अंदर आने देते हैं या नहीं आने देते वो उस पर डिपेंड करता है। सो प्रोटेक्ट्स दी सेल, प्रोटेक्ट करने में भी काम आती है। उसके अलावा जो है ये ट्रांसपोर्ट, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है उसको ये कंट्रोल करती है। मींस रेगुलेशन करती है, उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, इसकी मेन खूबी ये है जो सेल वाल से अभी डिफ्रेंशिएशन पैदा करती है। हमने पढ़ा था सेल वाल जो होती है वो परमिएबल होती है। मीन्स परमिट करती है ना, इजाज़त देती है, हर चीज़ को अंदर जाने देती है। लेकिन वो ये जो है इस तरह से नहीं है, ये हर चीज़ को नहीं अंदर आने देती। डिफरेंट चीज़ों को जो काम की होती है सेल के लिए उसको ही अंदर आने देती है, जो काम की नहीं होती उसको बाहर रहने देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है। हमने पढ़े थे, डिफरेंट नेम्स पढ़े थे। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन।
इसके अलावा इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बताया ना, सब चीज़ों को इसको अंदर नहीं जाने देती, कुछ कोई कंट्रोल करके अंदर ही जाने देती है, तो तभी इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किस तरह से होती है, चलें उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। एक तो इम्पोर्ट होती है, दूसरी जो है एक्सपोर्ट होती है। तो इनके लिए कुछ जनरल जो है टर्म्स हैं ट्रांसपोर्ट के, वो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। इसके अंदर दो टाइप्स की ट्रांसपोर्ट होती है। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरी जो होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलें पहले हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखें पैसिव आपने पढ़ा होगा कि जो आपने एक्टिव और पैसिव जो इंग्लिश के टेंसेस जब पढ़ेंगे उसके बाद एक्टिव और पैसिव पढ़ेंगे। एक्टिव वो होता है जो चीज़ खुद करे काम, ठीक है, उसके लिए एनर्जी लगाए, ठीक है। पैसिव में वो एनर्जी की बात ही नहीं होती है, कोई काम कैसे कर रहा है उसकी बात ही नहीं हो रही होती, जस्ट जो है काम की बात की जाती है कि ये चीज़ हो रही है। तो पैसिव भी इस तरह मतलब उस पर अंदर इतनी जो एनर्जेटिक नहीं हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे कोई चीज़ आती है तो इसकी मूवमेंट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? हायर कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन मीन्स कोई चीज़ बड़ी हो, ठीक है। कंसंट्रेशन मीन्स कोई क्वांटिटी, ये चीज़ है फॉर एग्जांपल एक जो है हमारे पास बॉक्स है या दो सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरफ जो है कोई चीज़ जो है 80% मौजूद है, ठीक है, और इस तरफ जो है 20%। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हुई। तो हाई से हमेशा कोई चीज़ जो है लो की तरफ जाती है, तो उस हाई से लो की तरफ जाने के प्रोसेस को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी सेल के अंदर मटेरियल जो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो सेल के अंदर कम है वो बाहर से आ रही है, तो उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। या सेल के अंदर ज़्यादा है वो बाहर जा रही है, तो ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, हाई जब हम कोई चीज़ हाई से लो आती है तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, ठीक है, उसको मैं ऊपर से फेंकता हूँ तो उसके लिए एनर्जी जो है रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इसको उठा के लेके जा रहा हूँ ऊपर तो एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा हूँ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती। जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना तो हम थक जाते हैं क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम इसके टाइप्स हैं, इसके अंदर टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सिंपल से हैं, बहुत सिंपल। एक है ऑस्मोसिस। चलो ऑस्मोसिस से पहले एक और है वो पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ समझ में आ जाएगी। डिफ्यूजन, एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज व्हाट? डिफ्यूज होना, फैल जाना, ठीक है। डिफ्यूजन के अंदर जो डेफिनेशन है वो ये सेम है इसकी। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जो चीज़ मॉलिक्यूल मूव करके हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के अंदर चली जाती है उसको कहा जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो जाती है उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन के अंदर कौन सी चीज़ आती है? नॉर्मली ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर से बाहर निकलता है ये भी इस तरह, क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाता है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बाहर कम होता है बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होता है तो सेल के अंदर जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये मूवमेंट होती रहती है, उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल से जैसे छोटे आयंस होते हैं, सोडियम आयंस हो गए, ठीक है, क्लोरीन आयंस हो गए, ये सब चीज़ें जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो उसके लिए एक अलग से इसका ही टाइप है दूसरा, उसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, उसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, जिसमें फैसिलिटी पैदा की जाती है ना, फैसिलिटी मीन्स कोई सहूलत पैदा की जाती है, कोई चीज़ नहीं जा रही है उसके लिए हमने कुछ सहूलत पैदा कर ली, कोई थी ठीक है, आसानी पैदा कर ली, उसको कहते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन। इसमें मतलब ये है किसका टाइप, ठीक है, ये टाइप किसका है, डिफ्यूजन का, तो मीन्स इसके अंदर भी नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या यूज किए जाते हैं, हमने पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, उसके अंदर कैरियर प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन मीन्स चैनल प्रोटीन्स जो होती हैं, चैनल कैरियर प्रोटीन के 2 टाइप्स होते हैं, चैनल प्रोटीन और बबल प्रोटीन, ठीक है, वो जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। बबल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन मैंने बताया था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसके अंदर कोई चीज़ मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होते जाता है, बबल लाइक बनाते हैं, फिर बबल के जरिए जो है कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन। क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं, वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही है, वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बहुत, ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये चीज़ जो है याद करनी है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, कोई भी चीज़ जो है मटेरियल सेल के अंदर जा रही है या सेल से बाहर जा रही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रही है, तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। लेकिन ये एक्चुअली डिफ्यूजन का टाइप है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पानी जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ जाए तो उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अगर सेल के अंदर पानी इनसाइड ज़्यादा है और वो बाहर जा रहा है तो उसको कहेंगे एक्सोस्मोसिस। क्या कहेंगे, एक्सोस्मोसिस। लेकिन अगर बाहर पानी ज़्यादा है, वो सेल के अंदर जा रहा है, तो उसको कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। कोई चीज़ अंदर जा रही है सेल के अंदर तो एंडोऑस्मोसिस हो गया। सो दिस ऑल अबाउट दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम जाते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, आपने नोट किया होगा, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, आप उसको जो है लिख लीजिएगा, आपको की पॉइंट्स जो है काम आएंगी बहुत। नाउ अब पढ़ते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये हमारा लास्ट होगा, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है कुछ सवालात दूंगा मैं आपको, वो इंशाल्लाह करने आपको, और कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है ना बहुत होशियार हैं और सारे लेक्चर्स देखे होंगे आपने और भी, तो उस हिसाब से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब ठीक हो गए होंगे, ठीक। अगर नहीं देखे तो आप फिर वापस जाके फिर वीडियोस देखिएगा। अच्छा, एमसीक्यूज़ किस तरह से सोल्व करने, एमसीक्यूज़ सोल्व करने के लिए भी जो है वीडियो यहाँ पे शेयर की गई है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे मोटिवेशनल स्किल जो है उसके हिसाब से, टॉपर्स जो टॉप कैसे बनते हैं उसके वाले से भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप जो सक्सेसफुल होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए, एक्टिव का मतलब एनर्जेटिक, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये प्रोसेस इसको इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो पैसिव पढ़ा था उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड होती है मैंने पहले बताया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द मूवमेंट ऑफ molecules from lower concentration to higher concentration। ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक, उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर हम जाते हैं सीढ़ियों पे, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से कोई भी चीज़, मतलब इसका यह है कि सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है, यहाँ पे 80% आउटसाइड हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो 20% हो,
यहाँ पे 80% ऑलरेडी हो, फिर भी ये चीज़ जो है अंदर जाने की कोशिश करे, तो कोई चीज़ भरी हुई हो उसमें और चीज़ लगानी है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, कोई चीज़ प्रेस करनी होगी, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ प्रेस की हुई होती है, उसको एक्स की ये चीज़ प्रेस की होती है, अब ये प्रेस नहीं होगी लेकिन प्रेस हो सकती है कि ज़्यादा एनर्जी देंगे तो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोई चीज़ जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाए तो उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये मिटाता हूं। एंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस पता है, कोई चीज इंडो मीन्स इन, साइटो मीन्स सेल, कोई भी चीज सेल के अंदर मूव होके इनसाइड जा रही हो, ठीक है, कोई भी सेल के अंदर इनसाइड कोई चीज जा रही हो तो उसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक पिनोसाइटोसिस, दूसरा फेगोसाइटोसिस, ठीक है। पिनोसाइटोसिस व्हाट, पिनोसाइटोसिस में पीने का प्रोसेस होता है, ठीक है, पीने का मतलब पानी पीने का, में सेल, इट इज द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। कोई भी चीज जो है सेल के अंदर जा रही हो लेकिन लिक्विड की फॉर्म में जा रही हो तो उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। क्लियर हो गया। अगर कोई चीज जो फेगोसाइटोसिस में मतलब ये है कि इट इज ईटिंग प्रोसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग प्रोसेस, इसमें एक कोई चीज जो है सॉलिड की फॉर्म के अंदर सेल के अंदर जा रही है तो उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। जैसे ऑटोफेगी का प्रोसेस लाइसोसोम के अंदर पढ़ा था कि वो खुद को खा लेते हैं, फेगी का मतलब ये होता है कि खाना, ठीक है। तो उस तरह से ईटिंग प्रोसेस जो होता है, सॉलिड मटीरियल्स जो है किसी सेल के अंदर जा रहे हो तो उसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्लियर, जैसे कि कुछ जो है वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है, ईटिंग प्रोसेस करते हैं जर्म्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो एक वाइट ब्लड सेल है, अब उसने यहाँ पे जो है बैक्टीरिया देखा, इसने ये बैक्टीरिया, इसने अभी क्या किया, अपनी शक्ल चेंज कर ली, ठीक है, अपना यहाँ पे इस तरह से शक्ल कर ली, और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे आया इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते आके यहाँ पे इस तरह से उसके अंदर सेल के अंदर आ गया। अब वो लाइसोसोम सिक्रेट करता है, क्या करता है, लाइसोसोम सिक्रेट करता है, लाइसोसोम जो है लाइसोसोम जो है एंजाइम सिक्रेट करता है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस, अंदर लेने का प्रोसेस जो हो गया फेगोसाइटोसिस हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो अमेबा भी इस तरह से करता है, अमेबा वगैरह सब चीज़ें ये करते हैं, कोई चीज़ खाने का प्रोसेस होते हैं इस तरह से करते हैं। इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस क्लियर हो गया। दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर निकलना। एक्सोसाइटोसिस में कोई चीज़ बाहर निकलती है, तो कोई भी मटेरियल जो है सेल से बाहर निकले, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कोई बाहर चीज़ निकले तो उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, देखें प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खाना बहुत बन रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होता है, प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं, लीव्स के अंदर। स्टोर कहाँ पे करते हैं, रूट्स के अंदर, रूट्स के अंदर वो स्टोर करते हैं। तो रूट्स आखिर कितना स्टोर करेंगे, रूट्स के अंदर तो ऑलरेडी ज़्यादा खाना हो गया होगा और यहाँ पे कम होगा, तो ये लोअर कंसंट्रेशन से रूट्स में जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन में ऑलरेडी वहाँ पे खाना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। आई बस हम में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस तरह से बहुत जगहों पे यूज़ होती है प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ होती है। सो दिस आर अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का हमने पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसमें पाई जाती है, हर लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, तभी इसको यूनिट मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होती है, फॉस्फोलिपिड पाइलेयर की बनी होती है, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ ली। और उसके अंदर डिफ्यूजन वगैरह के हमने प्रोसेस पढ़ लिए, ठीक है। डिफ्यूजन क्या हो गया अब, अच्छा इसको मैं अभी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसके अलावा जो है वो मैं आपको ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके कुछ वापस जो है कुछ रिव्यू करवाता हूँ सिंपली कि कौन से अगर फिगर्स आपके पास आ जाएँ तो आप किस तरह से हल करेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये जो मैंने सारी बनाई है वो सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। इसका नीचे वाले जो हिस्से हैं वो अज्यूम करें कि इनसाइड ऑफ द सेल है, क्या इनसाइड ऑफ द सेल, नीचे वाले हिस्से। अच्छा, ये सारे ऐसे इनसाइड ऑफ द सेल है। अब हम कुछ बनाते हैं यहाँ पे। सोडियम आइंस, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखें ये जो फर्स्ट नंबर वाला है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर देखो अंदर वाली साइड पे हमने पढ़ा है कि ये इनसाइड वाली, नीचे वाले जो हिस्सा है इनसाइड है सेल का, ठीक है। तो इसके अंदर सेल के अंदर सोडियम आयंस जो है ज़्यादा है और बाहर जो है सोडियम आयंस कम है। तो ये जो सोडियम आयंस बाहर कम है, कम से जा रहे हैं किसके अंदर, ज़्यादा वाले तरफ, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, आप बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल राइट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड केस के अंदर यहाँ पे सोडियम आयंस ज़्यादा है, यहाँ पे इनसाइड जो सोडियम आयंस कम है। तो क्या होगा, सोडियम आयंस जो है आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो ये प्रोसेस यहाँ पे कौन सा होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है आउटसाइड जो है कम है, यहाँ पे इनसाइड जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगर ये केस है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 4 हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 4 हैं, तो क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 4 यहाँ पे और यहाँ पे अंदर जो है 3 है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कर, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल हमें पता है कि किस तरीके से जाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखें H2O के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे नीचे कम है, अंदर वाले हिस्से में कम है, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाय ओस्मोसिस, ओस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे। सो दिस ऑल अबाउट दी